नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की पड़ताल कर रहे हैं जो खबरों में तो रहता है, लेकिन जिसकी जो जटिल कहानी है वो अक्सर सतह के नीचे ही रह जाती है। लिबिया। हमारे पास जो जानकारी है वो इस उत्तर अफ्रीकी देश की तस्वीर को साफ करने में मदद करेगी। बिल्कुल। इसके कई उतार चढ़ावों को समझने में बिल्कुल काफी अहम देश है ये। हमारा इरादा है लिबिया के पूरे सफर को सामने लाना, इसके सुनहरे प्राचीन इतिहास से लेकर और वो अकूत तेल भंडार, हाँ तेल तो है ही, और फिर आज के मुश्किल राजनीतिक हालात, जो चुनौतियां हैं उन तक। शुरुआत में ही एक चौंकाने वाला विरोधाभास दिखता है। क्या? कि ये अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश है, तेल के मामले में तो बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी लगातार अस्थिरता है, संघर्ष है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये सवाल तो है। इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहेगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं इसको। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति, कहाँ पर है ये? हाँ, लोकेशन। ये उत्तरी अफ्रीका में है, भूमध्य सागर के ठीक तट पर। राजधानी त्रिपोली है। क्षेत्रफल, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा है, करीब 17.6 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत के आधे से भी ज्यादा। काफी बड़ा है। हाँ, लेकिन इस विशाल धरती पर आबादी बहुत कम है, सिर्फ 70 लाख के आसपास। रेगिस्तान काफी है शायद। हाँ, और इसके चारों ओर देखिए, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया जैसे देश हैं। ये अकेलापन और ये पड़ोसी दोनों ही इसकी कहानी में अहम लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही स्थिति भूमध्य सागर पर होना और इतने सारे देशों से घिरा होना इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। हाँ, यूरोप के लिए खासकर। यूरोप के दरवाजे पर है, अफ्रीका के दिल से जुड़ा है और मध्य पूर्व के भी करीब है। तो चाहे व्यापार मार्ग हो या एनर्जी सप्लाई हो या फिर आजकल वो प्रवासन वाला मुद्दा है, हाँ, माइग्रेशन, लीबिया की लोकेशन उसे हर लिहाज से अहम बना देती है। इसकी स्थिरता या अस्थिरता का असर आप देखिए पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। सही। अब जरा इसके इतिहास में चलते हैं। यहाँ का अतीत भी बहुत गहरा है, बहुत विविधताएं हैं। हाँ, काफी पुराना इतिहास है। प्राचीन काल में यहाँ यूनानी और रोमन सभ्यताएं थीं। उन्होंने अपने निशान छोड़े हैं, शानदार शहर बसाए, लेप्टिस मैग्ना जैसे। हाँ, और बर्बर या अमाजीग लोग वो यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, उनकी अपनी अलग पहचान है। ये वो दौर था जब भूमध्य सागर दुनिया की धुरी था एक तरह से। बिल्कुल। और लिबिया उस कहानी का एक अहम हिस्सा था। फिर सदियां बीती और 16वीं सदी में ये ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया। उसका असर भी रहा होगा काफी। बिल्कुल, संस्कृति पर, प्रशासन पर लंबे समय तक रहा। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में तस्वीर फिर बदली। 1911 में इटली ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। तो कॉलोनियल दौर। हाँ, वो अफ्रीका के बंटवारे का दौर था और लिबिया भी यूरोपीय साम्राज्यवाद का शिकार बना। यहीं से फिर आजादी की लड़ाई की नींव भी पड़ी। लेकिन साम्राज्यवाद हमेशा नहीं रहता। 1951 में लिबिया को स्वतंत्रता मिली। अच्छा। और ये एक दिलचस्प बात है कि ये संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में आजादी पाने वाला पहला देश था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, और अफ्रीका के शुरुआती स्वतंत्र राष्ट्रों में से एक एक उम्मीद का पल था वो। लेकिन आजादी के बाद का रास्ता भी सीधा नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 18 साल बाद 1969 में एक युवा सैन्य अधिकारी कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने एक वैसे रक्तहीन तख्ता पलट कहा जाता है, उसमें सत्ता पर कब्जा कर लिया। हाँ। और यहीं से लिबिया के इतिहास का एक बिल्कुल नया, बहुत लंबा और बेहद विवादास्पद अध्याय शुरू हुआ। गद्दाफी का शासन कोई मामूली घटना नहीं थी। ये 40 साल से ज्यादा चला, लगभग 2 पीढ़ियों तक। 40 साल? हाँ। उन्होंने जमाहिरिया यानी जनता का राज्य, एक अजीब सी शासन प्रणाली लागू करने का दावा किया था। सैद्धांतिक तौर पर तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, लोकल कमिटियों के जरिए। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में, लेकिन असल में ये एक बहुत सेंट्रलाइज्ड और पर्सनल रूल था। कई लोग इसे तानाशाही ही मानते थे। उनकी नीतियां भी अक्सर पश्चिमी देशों से टकराती थीं। फिर 2011 में अरब क्रांति की हवा पहुंची लिबिया। अरब स्प्रिंग। हाँ, अरब स्प्रिंग। एक हिंसक गृह युद्ध हुआ और गद्दाफी के शासन का अंत हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद जो पावर वैक्यूम बना ना, जो सत्ता का शून्य पैदा हुआ, हाँ, वो देश को एक गहरे संकट में ढकेल गया। और उस संकट से वो आज तक उबरने की कोशिश कर रहा है। वो स्थिरता की तलाश अभी भी जारी है। 2011 की क्रांति ने बेशक गद्दाफी युग खत्म कर दिया, पर जैसा आपने कहा, ये अंत एक नई और शायद ज्यादा उलझी हुई अस्थिरता की शुरुआत बन गया। बिल्कुल। संघर्ष और विभाजन का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो थम ही नहीं रहा।
तो आज वहाँ जमीनी हकीकत क्या है, मतलब शासन व्यवस्था कैसी है वहाँ? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो लिबिया एक गणराज्य है, रिपब्लिक, लेकिन असलियत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बटी हुई है। बटी हुई कैसे? देश असल में 2 मुख्य प्रशासनों या सत्ता के केंद्रों के बीच बटा हुआ है। पश्चिम में राजधानी त्रिपोली में वो सरकार है जिसे यूएन से मान्यता मिली है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, जीएनयू। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाली सरकार। हाँ, लेकिन देश के पूर्वी हिस्से में जनरल खलीफा हफ्तार के नेतृत्व वाली लीबियन नेशनल आर्मी एलएनए है और उससे जुड़ी एक पैरेलल सरकार है। उसका दबदबा है। बेंगाजी और तोब्रुक जैसे शहर उनके कंट्रोल में। तो 2 सरकारें एक ही देश में। हाँ, एक तरह से। और इनके बीच सत्ता के लिए लगातार खींचतान चलती रहती है। और यही विभाजन ही मतलब मौजूदा संकट की सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल, यही मुख्य मसला है। ये सिर्फ 2 गुटों की लड़ाई नहीं है, ये देश के संसाधनों पर, खासकर तेल की दौलत पर कंट्रोल की लड़ाई भी है। अच्छा, तेल का पैसा? हाँ, और मामला इसलिए और पेचीदा हो जाता है क्योंकि दोनों खेमों को अलग अलग बाहरी ताकतों का सपोर्ट हासिल है। बाहरी ताकत है? कौन? जैसा कि स्रोत बताते हैं, तुर्की और कतर ट्रिपोली वाली सरकार का समर्थन करते हैं, तो दूसरी तरफ मिस्र, यूएई और रूस जनरल हफ्तार के साथ खड़े दिखते हैं। अरे बाप रे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन गया है लिबिया। बिल्कुल, यही हो रहा है। और इसी बाहरी हस्तक्षेप के कारण संयुक्त राष्ट्र की शांति कोशिशें भी बार बार नाकाम हो जाती हैं। अंदरूनी विभाजन तो है ही, ऊपर से बाहरी हितों का टकराव। ये सवाल तो बहुत अहम है कि क्या बिना बाहरी दखलंदाजी रुके लिबिया में स्थायी शांति आ भी सकती है? मुश्किल सवाल है। ये वाकई एक जटिल पहेली है। चलिए अब इस राजनीतिक और सैन्य संघर्ष से थोड़ा हटकर लिबिया के लोगों और उनकी संस्कृति की बात करते हैं। आखिर इस देश की आत्मा क्या है? हाँ, कल्चर भी जरूरी है। आधिकारिक भाषा तो अरबी है, लेकिन जैसा हमने पहले जिक्र किया था, बर्बर या अमाजिक भाषाएं भी हैं। वो यहाँ के मूल निवासियों की भाषा है, उनकी अपनी एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। हाँ, अमाजिक। और औपनिवेशिक अतीत के कारण इतालवी का भी कुछ प्रभाव रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। और अब तो खैर अंग्रेजी का चलन भी बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में, व्यापार में। धर्म के लिहाज से इस्लाम प्रमुख है, ज्यादातर आबादी सुन्नी मुसलमान है। हाँ, मेजॉरिटी सुन्नी है। यहाँ की संस्कृति की सबसे खास बात शायद अरब और बर्बर या अमाजिग परंपराओं का मिलना है। हाँ, वो संगम दिखता है। उनके लोक संगीत में, उनकी कला में और खासकर उनके खानपान में। कुसकुस और मटन या भेड़ के मांस के पकवान। हाँ, कुसकुस तो बहुत फेमस है। पारंपरिक पहनावा भी है, महिलाओं के जरदोजी वाले कपड़े, पुरुषों का जर्द, ये सब उनकी पहचान का हिस्सा है। और वो प्राचीन खंडार भी तो हैं। हाँ, वो तो भूलना ही नहीं चाहिए। लेप्टिस मैग्ना और साब्राथा के रोमन शहर, साइरीन के यूनानी अवशेष। कमाल की इंजीनियरिंग और कला थी उस जमाने की। बिल्कुल, ये जगह याद दिलाती हैं कि ये धरती कितनी पुरानी है और कितनी सभ्यताओं का मिलन स्थल रही है। सही कहा। ये प्राचीन स्थल सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, ये लिबिया की गहरी ऐतिहासिक जड़ों और भूमध्य सागरीय दुनिया से उसके सदियों पुराने कनेक्शन का प्रतीक है। ये सबूत है कि ये इलाका हमेशा से कल्चर एक्सचेंज का सेंटर रहा है। और आपने जो अरब बर्बर कल्चरल मिक्स की बात की, वो भी बहुत अहम है। ये लिबिया की पहचान का हिस्सा है, लेकिन कभी-कभी ये नेशनल यूनिटी और लोकल आइडेंटिटी के बीच टेंशन का कारण भी बन जाता है। हाँ, खासकर आज के बटे हुए माहौल में। बिल्कुल, संस्कृति को समझना वहाँ के समाज की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। संस्कृति के बाद अब उस पहलू पर आते हैं जिसने लिबिया को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर एक खास जगह दी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था। और यहाँ, जैसा हमने पहले कहा, कहानी तेल के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, ऑयल इकोनॉमी। लिबिया की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर ही निर्भर है। देश के पास अफ्रीका के सबसे बड़े प्रमाणित कच्चे तेल के भंडार है। सबसे बड़े? हाँ, और इसी विशाल संपदा के कारण ये ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का एक अहम सदस्य है। जाहिर है। गद्दाफी के दौर में इसी तेल की कमाई से देश में काफी विकास कार्य भी हुए थे। हालांकि उसका बंटवारा हमेशा सवालों में रहा।
हाँ, लेकिन यही अपार तेल संपदा, जैसा कि अक्सर तेल समृद्ध देशों में होता है, लीबिया के लिए रिसोर्स कर्स या संसाधन अभिशाप जैसी साबित हुई है। दोधारी तलवार। बिल्कुल। 2011 के बाद जो संघर्ष शुरू हुए, उनका एक बड़ा कारण तेल क्षेत्रों और बंदरगाहों पर कंट्रोल हासिल करना ही रहा है। अच्छा। जब लड़ाई तेज होती है तो प्रोडक्शन ठप हो जाता है, देश की कमाई रुक जाती है। पिछले कुछ सालों में उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन अस्थिरता तो बनी ही हुई है। तो मतलब अर्थव्यवस्था बहुत वल्नरेबल है। बहुत ज्यादा। केवल एक ही चीज यानी तेल पर इतनी ज्यादा निर्भरता उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव और घरेलू झगड़ों के प्रति बेहद संवेदनशील बना देती है। डाइवर्सिफिकेशन की कमी एक बड़ी चुनौती है। जब तक देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं आती और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक ये तेल संपदा पूरी तरह से देश के विकास में लग नहीं पाएगी। सही कहा। ये तेल एक वरदान भी है और अभिशाप भी। अर्थव्यवस्था के साथ साथ कुछ प्रमुख शहरों का जिक्र भी जरूरी है, जो लिबिया की कहानी के अलग अलग रंग दिखाते हैं। हाँ, शहर भी अहम है। त्रिपोली, जैसा हमने बात की, राजधानी है, सबसे बड़ा शहर, पश्चिम का केंद्र और प्रशासन व व्यापार का गढ़। बिल्कुल। फिर है बेंगाजी, पूर्वी लिबिया का मुख्य शहर। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और 2011 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र भी रहा ये। हाँ, बेंगाजी अहम है पूर्व में। सिरते कर्नल गद्दाफी का गृहनगर होने की वजह से चर्चा में रहा और हाल के संघर्षों में तो बहुत बुरी तरह तबाह भी हुआ। हाँ, सिरते में काफी लड़ाई हुई थी। और दक्षिण में विशाल सहारा रेगिस्तान के बीच बसा है सबा शहर। वो उस दूर दराज के इलाके का एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेड सेंटर है। सहारा के रूट पर। हाँ, उसका अपना अलग महत्व है। ये शहर लिबिया की भौगोलिक और राजनीतिक विविधता को दिखाते हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों को समेटते हुए मौजूदा हालात पर एक नजर डालें तो तस्वीर क्या उभरती है? मतलब आज क्या हो रहा है वहाँ? देखिए, राजनीतिक अस्थिरता अभी भी सबसे बड़ी सच्चाई है। संयुक्त राष्ट्र और कुछ दूसरे देश कोशिशें कर रहे हैं शांति बहाली की, राजनीतिक सुलह की, चुनाव कराने की। हाँ, चुनावों की बात तो होती रहती है, लेकिन जो विरोधी गुट हैं उनके बीच गहरे मतभेद हैं, भरोसा नहीं है एक दूसरे पर, इसलिए कोई स्थायी समाधान निकलता दिख नहीं रहा। और सुरक्षा का क्या हाल है? वो भी एक मसला है। देश के कुछ हिस्सों में आतंकवादी समूहों की मौजूदगी है, अलग अलग हथियारबंद मिलिशिया या गुटों का प्रभाव है, उनके बीच हिंसक झड़पें होती रहती हैं, आम लोगों का जीवन बहुत मुश्किल है। और इन सब के ऊपर वो शरणार्थी और प्रवासन का संकट। हाँ, वो एक बड़ी मानवीय त्रासदी है और एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी। ये कैसे, मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? हाँ, शरणार्थी और प्रवासन का मुद्दा बेहद गंभीर है। लिबिया की लोकेशन देखिए, यूरोप से नजदीक है और अफ्रीका के कई अस्थिर इलाकों से जुड़ा है। हाँ, ट्रांजिट रूट। बिल्कुल। ये यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हजारों प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए एक मुख्य ट्रांजिट रूट बन गया है। देश में कानून व्यवस्था कमजोर है तो मानव तस्करों के गैंग सक्रिय हैं। इन प्रवासियों को अक्सर बहुत बुरी हालत में रखा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये स्थिति न सिर्फ लिबिया के लिए एक बोझ है, बल्कि भूमध्य सागर के पार यूरोपियन देशों के लिए भी ये एक बड़ी राजनीतिक और नैतिक चुनौती बन गई है। यूरोपियन यूनियन कुछ कर रहा है? हाँ, ईयू लिबिया के साथ मिलकर प्रवासन को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी नीतियां भी अक्सर विवादों में रहती हैं। मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लिबिया की भूमिका देखें तो ये ओपेक का सदस्य है, यूएन का सदस्य है, अरब लीग का सदस्य है। हाँ, औपचारिक सदस्यता तो है। यूरोप के लिए, जैसा हमने चर्चा की, प्रवासन पर कंट्रोल और तेल सप्लाई की निरंतरता, इन दोनों वजहों से लिबिया बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। लेकिन इसकी यही रणनीतिक अहमियत और तेल संपदा इसे बाहरी शक्तियों की खींचतान का अखाड़ा भी बनाती है। हाँ, वही बात है, जैसा हमने पहले कहा, तुर्की, रूस, मिस्र, यूएई, कतर, कई ताकतें यहाँ अपने अपने हितों को साधने में लगी हैं। क्या हित है इनके? किसी को भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना है, किसी को आर्थिक लाभ चाहिए, कोई अपनी विचारधारा फैलाना चाहता है। ये बाहरी दखलंदाजी लिबिया के संकट को सुलझाने के बजाय और उलझा देती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि लिबिया एक ऐसा देश है जिसके पास सब कुछ है, रणनीतिक लोकेशन, विशाल तेल भंडार, गहरा इतिहास। हाँ, पोटेंशियल तो बहुत है। लेकिन कर्नल गद्दाफी के पतन के बाद ये गहरे राजनीतिक विभाजन, हिंसा और बाहरी हस्तक्षेप के जाल में फंस गया है। बुरी तरह फंसा है। गुटिये संघर्ष, चरमराती अर्थव्यवस्था और गंभीर मानवीय संकट जैसी पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। एक तरफ इसकी अपार क्षमता है और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत की कड़वी अस्थिरता। ये विरोधाभास ही लिबिया की कहानी का
मतलब केंद्र है। निष्कर्ष यही है कि ये जो देश अपनी क्षमता के हिसाब से अफ्रीका के सबसे समृद्ध देशों में से एक हो सकता था, वो आज अपनी बुनियादी स्थिरता और शांति के लिए संघर्ष कर रहा है। ये स्थिति हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। लीबिया के पास इतने विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं, इतनी महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति है और उसके लोगों ने इतना कुछ सहा है, तो आखिर वो कौन से आंतरिक और बाहरी कारक होंगे जो सबसे निर्णायक साबित होंगे? क्या चीज इसे बदल सकती है? हाँ, क्या ये अंदरूनी राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी, या बाहरी शक्तियों का रवैया बदलेगा, या फिर संसाधनों के मैनेजमेंट का तरीका? कौन सी चीज लीबिया को स्थायी शांति की ओर ले जा सकती है और उसे अपनी वास्तविक क्षमता को हासिल करने में मदद कर सकती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर न सिर्फ लीबिया का भविष्य तय करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी मायने रखता है। और इस पर आगे भी विचार करते रहना जरूरी है।